नमस्कार, इसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। सतयुग के श्रवण कुमार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कलयुग के श्रवण कुमार की कहानी। जब एक परिवार के बेटा बहू ने अपनी बूढ़ी बेबस मां को अकेला छोड़ दिया तो पोते ने सहारा बनकर अपनी दादी का दर्द समझा। आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में क्या है पूरी कहानी। मेरा मकान पूरा चाहिए, मेरा मकान पूरा चाहिए। अभी मेरे को कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। सोनू पास रहना, सोनू पास रहना, घर रहना और कहीं नहीं रहना। कलयुगी मां बेटों के बारे में आपने कई किस्से सुने व पढ़े होंगे। वहीं ऐसा ही मामला सामने आया है मंदसौर जिले के भैंसोदा मंडी की रहने वाली 75 वर्षीय बुजुर्गा राधाबाई का, जो अपने बेटे व 2 बहुओं के जीवित होने के बाद भी लावारिस हालत में परेशान होने को मजबूर है। हद तो तब हो गई जब बूढ़ी मां के बेटे व 2 बहुओं ने मां को छोड़कर इलाज के लिए हाथ खड़े कर दिए तो पोते ने सहारा बनकर दादी के दर्द को समझा। हाल फिलहाल नागदा निवासी रवि मीणा वर्तमान में अपनी दादी के बुढ़ापे का सहारा बना हुआ है। रवि मीणा बताता है कि भैंसोदा मंडी उसका पैतृक गांव है और रेलवे में टीसी की नौकरी लगने के बाद से ही नागदा में रहता है। उसके पापा के जाने के बाद चाचा व 2 चाचियां होने के बावजूद भी रवि की दादी लंबी समय से स्वयं के मकान में अकेली ही रहती थी। 2 माह पहले अचानक उनका पैर फिसलने से सर में चोट लगी तो किसी ने उनकी सुध नहीं ली। तब हालत गंभीर होने पर आसपास वालों ने थाने में सूचना दी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा MBS अस्पताल में रेफर के बाद देखरेख के अभाव में पोते रवि मीणा ने पहुंचकर दादी का इलाज करवाया। उसके बाद वो उसे साथ में नागदा लेकर आ गया। पिछले 3 महीनों से दादी पोते रवि के साथ नागदा में ही रह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि मीणा है। रवि, राधा भाई आपके क्या लगती है? ये मेरी दादी लगती है। अच्छा, तो अभी सार संभाल आप ही कर रहे हो? जी बिल्कुल, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, वहाँ पर नागदा में इनको ले जाकर वहीं सार संभाल कर रहा हूँ इनकी। कितने टाइम से? यही कोई 3 महीने हो गए, 1 सितंबर के बाद से कर रहा हूँ। तो ऐसी क्या जरूरत लगी कि आप पोते हैं? अभी इनके बेटे जिंदा नहीं है क्या? नहीं, इनके एक बेटे हैं और 2 बहुएँ हैं, और एक बहू इनकी LIC में जॉब करती है और एक बेटे हैं जो कि चाय की स्टॉल लगाते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया में, जो भी अच्छी चलती है उनकी स्टॉल भी। तो वो दोनों ही सार संभाल करने को तैयार नहीं है। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हमारी तरफ से तो मर गई, हमें क्या मतलब है उससे। और उन्होंने इसको मतलब जब इसको चोट लगी थी उस समय मैं नाइट ड्यूटी कर आया था, तो मैं सोया हुआ था, तो इस वजह से मैं फ़ोन साइलेंट था और किसी का फ़ोन अटेंड नहीं कर सका। मुझे अगले दिन रात को 10:30-11 बजे पता चला कि मेरी दादी के साथ इसी घटना घटित हुई है। फिर मैं, जब दादी आपकी अकेली रहती थी भैंसोदा मंडी? हाँ, जब भैंसोदा मंडी में दादी अकेली रहती थी। तो कहाँ रहती थी? ये इनके मकान में ही रहती थी। तो अभी वो मकान कहाँ है? वो मकान क्या है कि मेरी चाची ने धोखाधड़ी से इनसे मतलब कि मेरे बच्चों के कुछ पैसे आएंगे आपके साइन करने से उनके पति के, तो उस हिसाब से ऐसा कुछ बहाना बनाकर इनसे उस पर साइन करवा लिए और उस पर गवाहों के भी साइन करवाए, जिनमें से एक गवाह ने ये भी कहा है कि हमें पैसे देकर साइन करवाया गया है हमसे। अच्छा जी। तो और इनकी जो संपत्ति थी, जैसे कुछ गहने वगैरह भी तो होंगे वो? जी, इन्होंने गहने पहन रखे थे, तो CT स्कैन के समय इनके गहने, इनके बेटे हैं मेरे अंकल, उन्होंने उतार लिए थे, तो वो गहने उन्हीं के पास है आज भी। जब वहाँ गया कोटा में तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप इनके क्या लगते हो? मैंने कहा सर मैं इनका पोता लगता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अम्मा तो लावारिस है, ये तो यहीं पर पड़ी है 2 दिन से। तो मैंने कहा सर मैं इनका पोता हूँ और यहाँ पर इनकी देखभाल मैं करूँगा, ये लावारिस नहीं है। फिर मैंने 8 या 10 दिन इनकी देखभाल की। वहाँ इनके भाई भी आए, मेरी जो चाची है जिन्होंने मकान धोखे से नाम कराया वो भी आई थी, सभी आए थे। उसके अलावा मेरे ये अंकल जो यहाँ पर रहते हैं जिन्होंने इनके गहने रखे थे वो नहीं आए। और फिर मैं इनको लेकर यहाँ इनके भवानी भैंसोदा मंडी स्थित निवास पर आया। यहाँ पर मैंने इनको जो है यहाँ पर रखा और अपनी तरफ से इनका पूरा ख्याल रखने की कोशिश की। चूँकि उस समय बिल्कुल ही
मरणासन अवस्था में थी, ना तो बोल पाती थी और ना खाना पीना भी नाक द्वारा दिया जाता था इनको, जो अब बिल्कुल कुछ इनके स्वास्थ्य में सुधार है। अब ये अगर इनको सहारा दिया जाए तो ये चल सकती हैं, क्योंकि इनके हाथ पैरों की मैं डेली मालिश करता हूँ और उससे आज थोड़ी स्वस्थ हैं, बोलने में भी थोड़ी अच्छी हो गई हैं। पोते रवि मीणा ने बताया कि पिता के 2 भाई थे, जिसमें से एक मुकेश मीणा नहीं रहे, व एक चाचा रघुनाथ मीणा व 2 चाचियां अभी भी हैं। दादा के जाने के बाद दादी स्वयं के मकान में अकेली ही रहती थी। वह मकान के कमरों को किराए पर देकर अपना जीवन यापन कर रही थी, पर कोटा वाली चाची मधु मीणा ने धोखाधड़ी से उनका मकान अपने नाम करवाकर उनको स्वयं के मकान से बेघर कर दिया। वहीं चाचा रघुनाथ इलाज के दौरान उतारी रकम को भी दादी को वापस लौटाने को तैयार नहीं है। ऐसे में दादी के पास ना अपना घर रहा, ना खुद के गहने, और इलाज के लिए सभी ने हाथ खड़े कर दिए, तो पोता ही सहारा बनकर दादी राधा की सेवा कर रहा है। अम्मा जी, आपके गहने किसने निकाले? आपके जेवरात गहने किसने निकाले? आपके गहने कहाँ हैं आपके? गहने मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता? हाँ। किसी ने निकाले थे आपके गहने? हाँ, निकाले थे। किसने? ये बहू। आपकी बहू ने? हाँ। कौन सी बहू ने? वो कंजन कंजन कंजन। कंजन? हाँ। और आपका मकान में क्यों नहीं रहते हो अभी? अब मकान में कैसे रहूं मैं? ये मैं रहती नहीं हूँ मकान के ऊपर, पहले मैं रहती हूँ। पहले रहते थे आप मकान में? हाँ। तो अभी ताला लगा हुआ उस मकान पे तो? हाँ, फिर निकाल रहे ना जो कंजन दोनों। हाँ। ताला किसने लगाया आपके मकान पे? दोनों ने निकाले। अच्छा, दोनों किसने? आपकी बहू ने? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनीता मीणा। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है राधा भाई पति कालू राम जी मीणा, जो आज से 3 महीने पहले उनको 1 सितंबर को गिर गए थे। उनके बेटा, बहू और एक बहू के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और उनको ना तो कोई रखने के लिए तैयार है। एक बहू ने उनका मकान हड़प लिया, एक बेटे ने उनकी बैंक डायरी और अपने जो पैसे वैसे देते हैं उनकी डायरियाँ और रकम सारी ले गए घर में से, सारा घर छोड़ गए उनका। और उसके बावजूद हमने 7 नवंबर को शिकायत डाली थी भैंसोदा में। उस शिकायत पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन डाली थी 10 तारीख को। 10 तारीख को सीएम हेल्पलाइन डालने पर मुझे 3 महीने से आश्वासन देते देते इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद पहले दिवाली पहले मेरे पास सर का फ़ोन आया भानपुरा टीआई साहब का, क्या आप सीएम हेल्पलाइन उठा लीजिए, आपका काम हम करवा देंगे। और अभी भी हमको 2-3 दिन हो गए परेशान होते होते, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। क्या माना पुलिस की सेटिंग है या पुलिस पैसे लेके बैठी है जो पुलिस उस माँ साहब को इंसाफ नहीं दिलवा रही। कितना टाइम हो गया आपको थाने के चक्कर काटते? थाने में चक्कर काटते काटते हमको 3 महीने हो जाएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन भी करवाई थी आपने? सीएम हेल्पलाइन भी करवाई थी और हम भानपुरा टीआई साहब के कहने पर मैंने उठा ली थी। उनने बोला था मैं माता जी बोलने लग जाएगी तो मैं उनकी एफआईआर लिखवा लूँगा या उनके रकम वगैरह दिलवा दूँगा। हमें परसों के दिन शाम को मैंने सर से बात करी है तो कि कोई मेरा प्रोग्राम नहीं, आप सुबह माँ साहब को लेकर आ जाओ। हम इतने कोहड़े में, इतने बारिश में पड़ते हैं, मैं माँ साहब को लेकर आए यहाँ पर। और उसके बाद में हमें क्या फ़ायदा मिला? पूरा दिन हम माँ साहब को लेकर इधर उधर परेशान हुए। उनके घर की चाबी भी उनकी बहू के पास है। उसके बाद में उन माँ साहब का बड़ी मुश्किल से ताला तोड़ के हमने मेरी बहन के घर पे रखा। अब वो माँ साहब उनके घर जाने के लिए जिद कर रही है और वो पुलिस वाले हमें चक्कर पे चक्कर कटा रहे हैं। हमें 48 घंटे से ज़्यादा हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला जा रहा है। दादी राधा मीणा का पोता रवि मीणा जब से नौकरी लगा है तब से वह लंबे समय से नागदा ही रहता है। उसके मौसा की भी रेलवे में नौकरी होने से उसके मौसा मौसी भी रेलवे कॉलोनी में ही उसके पड़ोसी हैं। वहीं इस मामले में उसकी मौसी सुनीता मीणा ने भी परिजन के नाते सहयोग करते हुए पूरे मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर डाली थी, जिस पर थाने से मौसी सुनीता मीणा के पास फोन आया तो संबंधित भानपुरा थाने के टीआई कमलेश सिंगार बोले, आप शिकायत वापस ले लो, हम आपका काम कर देंगे। उसके बाद 3 महीनों से परेशान पोता, बुजुर्ग दादी व परिजन मौसी थाने व स्थानीय चौकी के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, पर पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट तक नहीं लिखी। चौकी पर एक मधु मीणा नामक महिला है जिसने एक आवेदन दिया था
कुछ प्रॉपर्टी विवाद है इनका, जिसका आप बता रहे हैं राधा बाई, इनसे तो मेरा परिचय नहीं हो पाया है क्योंकि शायद मेरी जानकारी मेरे संज्ञान में ये है कि वो बीमार चल रही हैं, तो उनसे मेरा संज्ञान में नहीं आ पाया है। मधु मीणा ने बताया है यहाँ पे आके कि 3 भाई हैं, कुछ प्रॉपर्टी का इनका विवाद चल रहा था। सामने वाला दूसरा पक्ष जो है एक भाई वो भी आया था, उसको मैंने बुलाया था, उनसे बात की थी। तो यह सारा मामला संज्ञान में आया है कि उनका जो प्रॉपर्टी का विवाद है वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो मेरे द्वारा तीनों पक्षों को समझाया गया है कि आप अपना अपना पक्ष कोर्ट में जाके रखें। और जहाँ तक ज्वेलरी वाली आप बता रहे हैं बात, उसमें ये चीज़ संज्ञान में आई है कि इसके द्वारा जो इनका लड़का है, इनके बीमार होने पर उसके इलाज के लिए झालावाड़ हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ पे MRI के दौरान हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उनके द्वारा कहा गया था कि भाई चूँकि MRI में ज्वेलरी निकाली जाती है, तो उस समय उसके द्वारा वो ज्वेलरी निकाली गई थी। उसके द्वारा मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि वो माताजी को वापस करें, और यदि माताजी पुलिस के पास आती हैं तो वृद्धजन अधिनियम के तहत यदि बच्चे इन्हें नहीं रखते हैं तो उनके खिलाफ जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। सर, जो इसमें परिजन है, जो माताजी का जो पोता है, उसकी मौसी जो परिजन है, उन्होंने भी 181 पे एक शिकायत डाली थी, तो उस शिकायत पर किस तरह की कार्रवाई? उस शिकायत का निराकरण भी इसी तरह से किया गया है कि चूंकि ये प्रॉपर्टी विवाद है और पुलिस का डायरेक्ट हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है, असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें दीवानी मामला जिसे कहते हैं कानूनन भाषा में, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई की कोर्ट में कार्रवाई करने की समझ दी गई थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक बेबस बुजुर्ग राधा बाई को इंसाफ मिल पाता है, या फिर आगे भी इसी तरह न्याय प्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े होते रहेंगे। SK मीडिया न्यूज, बदलती सोच के साथ।